नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रधानमंत्री ने जो देश से अपील की उससे ज्यादा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले की ज्यादातर गाड़ियां छोड़ दी। आज प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 कार्स नजर आई। एक में खुद प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और दूसरे में उनकी सुरक्षा में लगी एसपीजी की टीम बैठी थी। प्रधानमंत्री की अपील का असर हर राज्य पर पड़ा है, हर शहर में पड़ा है। यूपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सबने अपना काफिला आधा कर दिया है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सारे मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना शुरू कर दें। अगर कार से जाने की जरूरत पड़े तो काफिले में कार की संख्या आधी होनी चाहिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह मंत्रियों के काफिले अब छोटे हो गए हैं। गिनती की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। कुछ जगह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में ब्लैकआउट होने वाला है। जैसे युद्ध की तैयारी होती है वैसी तैयारी हो रही है। युद्ध स्तर की इस तैयारी की अचानक जरूरत क्यों है, आइए इसी को डिकोड करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का काफिला है? क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदुस्तान के सबसे वीवीआईपी शख्स, सबसे हाई प्रोटेक्टेड शख्स के काफिले में आज सिर्फ 2 गाड़ियां निकली हैं? यह 100% सच है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा हुआ है। सवाल है, मोदी ने ऐसा क्यों किया है? मोदी ने अपनी सुरक्षा दांव पर लगा दी। देश को सचेत करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ऐसा क्या कर दिया? ग्लोबल क्राइसिस के बीच, भयावह युद्ध से पैदा होने वाले खतरों के बीच नरेंद्र मोदी फ्रंट से कैसे लीड कर रहे हैं? मोदी ने जब देश के लोगों से कहा कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, उसके बाद मोदी ने खुद क्या किया? मोदी ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा और हिंदुस्तान को आने वाले खतरों से निपटने के लिए रेडी करेगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मोदी की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हैदराबाद की है, दूसरी तस्वीर गुजरात की है और तीसरी तस्वीर असम की है। और इन तीनों ही तस्वीरों में फोकस करने वाली बात नरेंद्र मोदी नहीं है। फोकस करने वाली बात मोदी का काफिला है। देश के प्रधानमंत्री का काफिला जब सड़कों पर निकलता है तो आमतौर पर 30 से 40 गाड़ियां उस काफिले का हिस्सा होती हैं, जिसमें पीएम की बुलेट प्रूफ गाड़ी के अलावा सुरक्षा के लिए एसयूवीज, जैमर वैन, एम्बुलेंस, पायलट कार, डेकॉय कार और एसपीजी की दूसरी गाड़ियां होती हैं। लेकिन 10 मई के बाद सब बदल गया। 10 मई को बेंगलुरु में पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश को आने वाले खतरे से आगाह किया। इसके बाद वो तेलंगाना, गुजरात और असम पहुंचे। लेकिन इन तीनों ही लोकेशंस पर मोदी ने अपने काफिले का साइज काफी कम कर दिया। एसपीजी प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बरकरार रखते हुए उनके काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी गई और यह हैदराबाद में मोदी की 7 अपील वाली स्पीच देने के तुरंत बाद किया गया। और ऐसा करने का ऑर्डर भी प्रधानमंत्री ने ही दिया। मोदी ने यह तक कहा कि जहां भी संभव हो उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए कोई नई खरीदारी ना की जाए। और इसके लिए नरेंद्र मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियों की इस तस्वीर का आना यह देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। हालात बहुत मुश्किल होने का अंदेशा है। खतरा बढ़ता जा रहा है। और मोदी इस खतरे को पहले ही भांप चुके हैं कि युद्ध के काले बादल के बीच दुनिया की हालत बद से बदतर होने वाली है। मोदी इसीलिए देश को 10 मई से ही अगले 1 साल के लिए तैयार कर रहे हैं। मोदी ये काम अकेले नहीं कर रहे हैं। मोदी की पूरी टीम मिशन मोड में जुट गई है। अमित शाह ने अपने काफिले में 50% से ज्यादा कटौती कर दी है। राजनाथ सिंह भी कम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नितिन गडकरी भी बाकी मंत्रियों की तरह कम गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का काफिला हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर हैं, उनका काफिला देखेंगे। ये पहली गाड़ी है, एक गाड़ी, और इसके बाद दूसरी गाड़ी एस्कॉर्ट की वहां खड़ी हो गई है। तीसरी गाड़ी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, और ये पीछे एक गाड़ी है जेट प्लस सिक्योरिटी है नितिन गडकरी को। और उसके बाद देख सकते हैं 5 गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ पर उनके सरकारी आवास जो कि 2 मोतीलाल नेहरू प्लेस पर है, ये सरकारी आवास है नितिन गडकरी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और ये सिर्फ मोदी सरकार के मंत्रियों तक सीमित नहीं है। यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, बीजेपी और एनडीए शासित हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने लेवल पर यह मेक श्योर कर रहा है कि उसके काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो। कहने को तो यह सिर्फ एक छोटी सी पहल है, लेकिन महायुद्ध के हालात और उसके बाद पैदा होने वाली स्थिति से बचाव में इस छोटी सी पहल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सचिवालय, जहां कैबिनेट की मीटिंग होनी है। पर सम्राट चौधरी जब कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तो उनके साथ वो खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हैं, और उनके पीछे जो ये गाड़ियां चला रही हैं ये एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं। ये सबसे आगे एक गाड़ी है जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है, उसके ठीक पीछे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव की गाड़ी है, और इसके पीछे ग्रामीण विकास मंत्री की गाड़ी। डिप्टी सीएम के साथ सिर्फ एक गाड़ी थी जो उनकी एस्कॉर्ट की गाड़ी थी। शीला मंडल जो नई सरकार में मंत्री बनी है वो सिर्फ एक गाड़ी से पहुंची हैं। मद्य निषेध विभाग के मंत्री अकेले पहुंचे हैं, अशोक चौधरी, कोई एस्कॉर्ट नहीं, कोई स्टाफ की गाड़ी नहीं, और ये अकेले पहुंचे हैं। आपने यस कम किया है। हम लोग 3 मंत्री एक गाड़ी में जा रहे हैं। ये सोच लिए हैं कि हम लोगों को गाड़ी कम चलाना है, तेल को बचाना है। 3 मंत्री एक गाड़ी में है, 3 मंत्री एक गाड़ी में, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा उदाहरण जिसमें एक गाड़ी में 3 मंत्री थे, मदन सहनी, अशोक चौधरी, जमा खान। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, काफिला निकल रहा है। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 गाड़ी इसमें मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। ये चौथी गाड़ी दिखाई दे रही है, 5वीं गाड़ी दिखाई दे रही है, ये 7वीं गाड़ी, और ये 8वीं गाड़ी जो फॉलो वाहन है दिखाई दे रहा है आपको। टोटल 8 वाहनों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर की ओर जा रहे हैं। दरअसल जेड वाहन, जो जेड सुरक्षा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिली हुई है, तकरीबन 13 वाहनों का जो काफिला है वो उसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चलते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है डीजल और पेट्रोल की बचत का, उसके बाद जो है 8 वाहनों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमित कर लिया है अपने वाहनों के काफिले को। खेल मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर बिना अपने पायलट वाहन के यहाँ चलते हुए दफ्तर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो पायलट वाहन नहीं है, ना फॉलो वाहन है, अकेले गाड़ी के साथ जाते हुए खुद यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय जो है ऊर्जा मंत्री का है, और इस वक्त मंत्रालय जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री, और खुद ही ईवी पर चल रहे हैं। संदेश साफ दे रहे हैं क्योंकि ऊर्जा विभाग जैसा मंत्रालय उनके पास है। सभी ने बचत जो है करने की जरूरत है, खासकर ईंधन की, उसको लेकर एक कदम उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का काफिला हम दिखा रहे हैं, जो 4 गाड़ियां हुआ करती थी अब 2 पे आ चुकी हैं। सामने आज देख पाएंगे कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उनकी गाड़ी निकल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये गाड़ी है उनकी। शिंदे साहब, आपने मोदी जी के इस पर पहल पर जो है शुरू कर दिया है, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसके अलावा काफिले में भी कटौती की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील की हुई है डीजल पेट्रोल बचाओ, और उसमें मैंने पहले ही आज से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने का शुरुआत किया है, और हमारे कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ कम हो सकती है, सुरक्षा के दृष्टि से जितनी आवश्यक है उतनी गाड़ियाँ रखकर बाकी कम करने की भी मैंने सभी लोगों को सूचना दी है। कल नरेंद्र मोदी साहब ने आह्वान किया, आज से हमने शुरू की है, और मेरा प्रयास ये भी है कि जो आज शाम को मैं मीटिंग लेने जा रहा हूँ कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं जो आउटसोर्स करके गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो आउटसोर्स से हम ईवी व्हीकल ले, ऐसा कुछ कंपल्सन करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और जो मेरा कॉन्वॉय है
वो भी कल अगर मैं ईवी व्हीकल का कर सकूं तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात रहेगी और कल से वो होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कई जो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके अब काफिले में हम देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में सफ़र किया। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि मंत्री उदय सामंत जो हैं उद्योग मंत्री, उनके भी काफिले में अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दाखिल हो चुके। यूपी में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में एक दिन इन सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाएगी। राजस्थान में सीएम के कॉन्वॉय में फालतू गाड़ियों पर रोक लगेगी। महाराष्ट्र में मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरे रद्द कर दिए गए हैं। मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात के राज्यपाल ने ऐलान किया है कि वो राज्य के भीतर हवाई यात्रा और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रेन, बस से ही सफर करेंगे। दिल्ली में कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी मोदी की अपील के बाद हर राज्य अपने अपने स्तर पर पेट्रोल डीजल में कटौती कर रहा है, विदेशी यात्राओं को टाल रहा है, गाड़ियों के काफिले में कटौती कर रहा है। मोदी की बात मान बिना किसी देरी के ई रिक्शा और मेट्रो का इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुका है। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री जी ने भी सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि हम ईंधन की बचत करेंगे, सरकारी संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आपने देखा होगा आशीष सूद जी भी मेट्रो से गए, आज सुबह से मैंने भी मेट्रो का ही इस्तेमाल किया है और ये निर्णय लिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी भी तो न्यूनतम सरकारी गाड़ी, एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ही करूंगा मैं अगर आवश्यकता पड़ी, और नहीं पड़ी तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण। तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पालन करने के लिए संकल्पित हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग समझते हैं प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को और राष्ट्र के हित को, वो सभी लोग इस वक्त निजी हित को कम देखते हुए राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ खड़े। और बहुत सारे ऐसे व्यापारीगण मेरी अपनी विधानसभा में भी हैं जो स्वयं आके मिले और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि हम इन संकल्पों का पालन करेंगे। और मोदी की इस अपील का असर अब अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों पर भी पड़ने लगा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गाड़ी छोड़कर साइकिल पर आ चुके हैं और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर मोदी की 7 अपील को अमल में लाकर युद्ध के खतरे के बीच भारत बचत कर सकता है। सुबह ये समाचार तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। काल का मेरा कॉन्वॉय का नंबर वीडियो में देख लीजिए, आज सुबह का नंबर देख लीजिए। ये तो कोई संख्या नहीं है। उन्होंने जो कॉज के लिए बताया वो बहुत हम सब लोग को मान लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने भी अपने मार्केट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या गाड़ियों के लिए कोई सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय एक वैश्विक संकट की घड़ी होती है, उस समय अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई उपाय कहते हैं तो उनको सकारात्मकता के साथ लिया जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की परिस्थिति बहुत खराब है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ है, पेट्रोल के भाव 450-500 रुपए तक कई देशों में चले गए, 3-3 दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक वैश्विक संकट की घड़ी में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, देश के सामने संकट निर्माण न हो, हम लोगों ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो,
जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीजों में खर्चा होता है उन चीजों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। युद्ध के मोर्चे पर अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 90 से 100 दिन के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। मोदी उसी क्राइसिस से निपटने के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जो मैसेज दे रहे हैं वो बेसिकली 4 चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सोना, पेट्रोल डीजल यानी ईंधन, विदेश यात्रा और खाद्य। तो चलिए पहले इन 4 चीजों का इंपैक्ट समझ लेते हैं। भारत लगभग सारा सोना बाहर से आयात करता है। हम दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम करीब $72 बिलियन का सोना आयात कर चुके हैं। इसी तरह भारत अपना 85% तेल बाहर से लाता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ने के बाद भारत $150 बिलियन का तेल मंगा चुका है। अगर कीमतें 90 से 100 या उससे ऊपर रही तो ये बिल 170 से 200 बिलियन तक जा सकता है। मोदी इसीलिए कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा और LSR यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये वो स्कीम है जिससे लोग विदेश घूमने, पढ़ने, प्रॉपर्टी खरीदने या इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर ले जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में विदेश भेजी गई रकम का अनुमान $28.8 बिलियन है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेवल का है। पिछले साल 16 से 17 बिलियन डॉलर सिर्फ घूमने में खर्च हुए। रही बात खाद्य की तो ये पहले 15 से 17 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन अब युद्ध और कीमत बढ़ने से इस साल 22 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब असली सवाल, और वो सवाल ये कि सोना, पेट्रोल डीजल, विदेश यात्रा और खाद्य पर होने वाला खर्च भारत के लिए ये सब चिंता की बात क्यों है? इन सब का नतीजा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब हम बाहर जितना खर्च कर रहे हैं उतना कमा नहीं पा रहे हैं, और इस घाटे को भरने के लिए आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर निकालता है, जिससे रिजर्व घटता है। भारत के पास अभी 11 महीने के आयात जितना रिजर्व है। 1991 जैसी कोई आफत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ रही है। पश्चिम एशिया में झगड़ा शुरू होने से पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9 हफ्तों में करीब $32 अरब की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े और हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉकेज शुरू हुआ, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अचानक करीब $38 अरब की भारी गिरावट आ गई। ये सब ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने की वजह से हुआ। मोदी ने इसीलिए देश से 7 जरूरी अपील की है, और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस पेट्रोल और डीजल का खर्च कम करने पर है। और ये क्यों जरूरी है अब ये भी देख लीजिए, और इसे समझने के लिए आपको दुनिया के क्रूड सप्लाई लाइंस यानी दुनिया के कच्चे तेल के सप्लाई रूट का नक्शा समझना होगा। इस नक्शे में नारंगी लाइनें वो शिपिंग रूट्स हैं जिनके रास्ते भारत में तेल सप्लाई होता है। नीली लाइन से दुनिया के बाकी देशों के तेल सप्लाई रूट को दिखाया गया है, और जो लाल घेरा आप देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे संकरे और महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हैं जहां से तेल गुजरता है। इन्हीं चोक पॉइंट्स में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत का लगभग 40% तेल आयात भी इसी रास्ते से आता है। अभी ये रास्ता बंद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर तेल का दबाव बढ़ गया है। इस नक्शे से पता चल रहा है कि अगर हॉर्मुज जैसे कुछ खास संकरे रास्तों पर दबाव बना रहा और अगर इनमें दिक्कत आए तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। भारत को बहुत नुकसान होगा। मोदी इसीलिए देश को अभी से आगाह भी कर रहे हैं। अपने काफिले में शामिल गाड़ियों को घटाकर एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को अगले 100 दिनों के लिए मेंटली प्रिपेयर भी कर रहे हैं। हाँ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है, और हम सबको भी
गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के ट्रेड डेटा के मुताबिक अगर भारत कच्चे तेल के आयात में सिर्फ 10% की कमी कर दे तो करीब $13.5 बिलियन बचाए जा सकते हैं। अगर सोने की खरीद में 10% की कमी आती है तो करीब $7.2 बिलियन की बचत हो सकती है। इसी तरह खाने के तेल के आयात में 10% कटौती करने पर करीब $1.95 बिलियन बच सकते हैं। अगर भारत उर्वरक आयात आधा कर दे तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के $14.5 बिलियन के आयात के आधार पर करीब $7.3 बिलियन की बचत हो सकती है। विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च में कटौती से भी बड़ी यात्रा में विदेशी मुद्रा बच सकती है। LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2026 में विदेश भेजी गई रकम का अनुमान $28.8 बिलियन है। अगर इसमें 55% हिस्सा विदेश यात्रा, छुट्टियों और संबंधित खर्च पर किया गया होगा तो सिर्फ 1 साल के लिए ऐसे खर्च को रोकने से करीब $15.8 बिलियन देश में ही बच सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर भारत $45 बिलियन से ज्यादा विदेशी मुद्रा बचा सकता है। यानी अगर मोदी की अपील को लोगों ने मान लिया, देश ने वही किया जो मोदी ने कहा, तो भारत पूरे $45 अरब बचा भी सकता है और संभावित युद्ध से पैदा होने वाले खतरों से निपट भी सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का असर जो है जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम इस वक्त सरकारी एक ऑफिस में मौजूद है जहां पर आज एक कुछ लेवल की बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा मौजूद थे। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 50 से ज़्यादा लोग इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही जो है वो नज़र आएंगी। सतीश शर्मा जो है उनके काफ़िले की 4 गाड़ियाँ हैं, जिनमें 2 एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ हैं, एक जम्मू कश्मीर पुलिस की है और एक उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। और इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसकी शुरुआत भी जो है जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब का फैसला है और सिरमथे है, जो भी वहाँ से हमें हुक्म होगा उसका हम तामील करेंगे, क्योंकि देश एक है और हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब की। अगर कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं तो मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर शाना बशाना अपने मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मोदी ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। देश को बस मोदी की कही बातों को, मोदी के एक्शन को फॉलो करना है।